हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने YouTube चैनल द सेलेक्ट पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री में जीएस पढ़ रहे थे और जीएस में आप मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा आक्रमण पढ़ेंगे, महमूद गजनवी का आक्रमण। देखिए, महमूद गजनवी का आक्रमण भारतीय इतिहास में इतना फेमस है कि जब भी हमारे दिमाग में अगर आक्रमण की बात आती है, हमें थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़े होते हैं तो हमारे दिमाग में महमूद गजनवी के ही आक्रमण आते हैं। कारण ये है कि उसने इतने देश पर आक्रमण किए, लगभग 27 सालों में 1000 से लेकर 1027 तक कहा जाता है उसने 17 आक्रमण किए और हर आक्रमण में उसे सफलता मिली। इसका आशय ये भी हुआ कि उस समय उसे भारत में कोई भी पराजित नहीं कर सका या उसके आक्रमणों को असफल नहीं कर सका। तो चलिए हम उसका पहले जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय देखने के पश्चात फिर उसके आक्रमण की सूची किस विद्वान ने दिया है वो देखेंगे। फिर उसके आक्रमणों लगातार कौन कितने आक्रमण हुए हम आप मैप बनाएंगे और मैप बना के देखेंगे कि उसने कहाँ आक्रमण किए और इस साइड हम पूरे आक्रमण की सूची देंगे। चलिए हेडिंग लगा लीजिए सब लोग, महमूद गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी महमूद गजनवी जिस वंश का नाम था उसका नाम था गजनी वंश और गजनी एक जगह थी। आइए मैप में देखते हैं कि ये गजनी कहाँ स्थित थी। आज अफगानिस्तान में है, आज की स्थिति देखें तो। चलिए पहले मैप बनाते हैं। अगर ये हिस्सा देखा जाए तो ये आधुनिक देश का था मैप, लेकिन अब ये पाकिस्तान उस समय, और यदि हम अफगानिस्तान की बात किया जाए तो अफगानिस्तान का क्षेत्र ये पड़ेगा। तो इस तरीके की चीजें थी देश में उस समय जिस समय गजनी का आक्रमण हो रहा था, गजनवी का। तो चलिए अगर हम गजनी की बात करें तो गजनी यहीं पे होगा। ये होगा कौन सा क्षेत्र? गजनी। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। यही था गजनी और उस समय जो भारत का की लोकेशन थी वो कुछ इस तरीके की थी। तो चलिए आइए देखते हैं गजनी का। देखिए, गजनी वंश का जो संस्थापक था, गजनी वंश का संस्थापक था अलत्तगीन। आप लोगों को यदि वनडे एग्जाम देना है तो वहां ये नहीं पूछा जाता, लेकिन सिविल के सिलेबस में महमूद गजनवी यानी गजनी वंश के पहले का भी इतिहास पूछा जाता है। पूछा गया है कि गजनी वंश का संस्थापक कौन था, तो गजनी वंश का संस्थापक अलत्तगीन था। इसके पश्चात कई शासक हुए, बलत्तगीन हुआ और तमाम शासक हुए, लेकिन इसके बाद हम सीधे देखेंगे एक और शासक जो कई शासकों के पश्चात होता है, उसका नाम है सुबुक्तगीन। और यही सुबुक्तगीन से ही भारत पर ये जो गजनी वंश का आक्रमण होता है, यहीं से इसके इतिहास की शुरुआत होती है। क्योंकि सुबुक्तगीन ही पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने हिंदू शाही राजवंश पर आक्रमण किया था। हिंदू शाही राजवंश पर आक्रमण करने वाला पहला शासक, राजवंश पर आक्रमण करने वाला पहला शासक जो था वो यही था। कौन? सुबुक्तगीन। अब आगे इसकी चर्चा हम फिर करेंगे जब आक्रमण पढ़ाएंगे तब। सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे। अब हम जीवन परिचय चालू करते हैं महमूद गजनवी का। सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था महमूद, जबकि जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था इस्माइल। तो बड़ा पुत्र हो गया सुबुक्तगीन का महमूद और छोटा पुत्र कौन सा हो गया? इस्माइल। सुबुक्तगीन अपने छोटे बेटे यानी इस्माइल को अधिक प्रेम करता था, इसलिए सुबुक्तगीन अपनी मृत्यु से पहले गजनी वंश का या गजनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किसको? अपने छोटे पुत्र इस्माइल को। लेकिन हुआ क्या, 971 ईस्वी में
971 ईस्वी में सुबुक्तगीन की हो जाती है मृत्यु। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी मैंने आपसे पहले ही बता दिया किसको घोषित किया गया, इस्माइल को। लेकिन बड़ा भाई महमूद पिता की मृत्यु के पश्चात इस्माइल को यह सलाह देता है कि क्यों ना हम गजनी के साम्राज्य को विभाजित कर लें और एक हिस्से पर हम शासन यानी महमूद गजनवी शासन करें और दूसरे हिस्से पर इस्माइल शासन करें। लेकिन चूंकि सुबुक्तगीन इस्माइल को उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुका था, इसलिए इस्माइल अपने बड़े भाई महमूद की बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में महमूद गजनवी और इस्माइल के बीच 971 ईस्वी में ही युद्ध होता है और इस युद्ध में महमूद विजयी होता है और इस्माइल पराजित होता है, यानी छोटे भाई की हत्या हो जाती है। अब यही महमूद 971 ईस्वी में ही गजनवी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है, गजनी वंश के गद्दी पर या गजनी साम्राज्य की गद्दी पर। तो यही बड़ा भाई महमूद ही बाद में जो फेमस हुआ, जो प्रसिद्ध हुआ, वो कौन बन गया? महमूद गजनवी बन गया। महमूद गजनवी दुनिया का पहला शासक माना जाता है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनवी माना जाता है। जबकि यदि आपसे यह पूछ लिया जाए बादशाह, जो तुर्की भाषा के पादशाह शब्द से निकला हुआ शब्द है, उसका बिगड़ा हुआ रूप है, तो बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक यदि एग्जाम में पूछा जाए, आगे हम बताएंगे भी, यहाँ भी आपको बता दे रहे हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को बताइएगा। और जबकि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक पूछा जाए तो महमूद गजनवी बताइएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत का पहला सुल्तान कौन था, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनवी था। चलिए आगे चलते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि महमूद गजनवी को जबुली का सुल्तान भी कहा जाता है। जबुली अब आज के अफगानिस्तान में एक जगह है समाना। समाना के पश्चिम में एक जगह थी जिसका नाम था मध्यकालीन भारत में जबुली। तो जबुली का सुल्तान भी कहा जाता है महमूद गजनवी को। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि महमूद गजनवी की माता यही जबुली की कन्या थी, यानी कि सुबुक्तगीन का विवाह जबुली की कन्या किससे हुआ था, उसी कारण महमूद गजनवी को जबुली का सुल्तान भी कहा जाता था। ये उसका जीवन परिचय हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने ये बता दिया 971 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठा अपने छोटे भाई की हत्या करके। ये था उसका कुछ जीवन परिचय। यहाँ से 2-3 सवाल बनते हैं एग्जाम में। पहला सवाल ये कि गजनी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बताइएगा अलप्तगीन। उसके बाद फिर हिंदू शाही राजवंश पर या भारत पर आक्रमण करने वाला पहला गजनी का शासक कौन था? सुबुक्तगीन, जो महमूद गजनवी का पिता था। उसके बाद महमूद और इस्माइल दो भाई थे। उत्तराधिकारी घोषित किया गया छोटे भाई इस्माइल को, लेकिन पिता की मृत्यु के पश्चात 971 ईस्वी में महमूद छोटे भाई इस्माइल की हत्या करके महमूद गजनवी की उपाधि धारण करके तथा सुल्तान की उपाधि धारण करके 971 ईस्वी में गजनी का सुल्तान बना और उससे जबुली के सुल्तान की भी संज्ञा दी जाती है। चलिए इसको हम साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण और उसके कारणों की चर्चा करते हैं और फिर उसके क्या परिणाम हुए ये देखेंगे। तो अब हेडिंग लगाइए सब लोग, गजनवी के आक्रमण। गजनवी के आक्रमण। तो गजनवी के आक्रमण का कारण पहले, क्योंकि कारण से उसके सवाल पूछा जाता है। वो इसलिए क्योंकि प्रारंभिक 3 मुस्लिम या तुर्क आक्रमणकारी जो हैं उनके कारणों को, क्योंकि जैसे मैंने ये बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को दंडित करने के उद्देश्य से और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से आक्रमण किया था। तो फिर उसी तरीके से गजनवी के आक्रमण का कारण देखिए। यदि गजनवी के आक्रमण का कारण पूछा जाए तो इसके लिए विद्वान एक मत नहीं है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कारण बताए हैं। किसी ने उसे लुटेरा कहा है, किसी ने उसे लोलुप यानी लालची कहा है, किसी ने उसके साम्राज्य विस्तार की बात कही है और किसी ने उसके धन लूटने की बात कही है। देखिए सबको हम देखें, सारे उसके आक्रमणों का डिटेल में अध्ययन करते हैं और हम तार्किकता के तौर पर यदि सोचें तो सभी कारणों में से एक कारण निकल कर आता है,
वह कौन सा कारण था? वह भारत में धन लूटने के उद्देश्य से आक्रमण किया था। इसके पीछे तर्क क्या है? यदि अब आपसे कारण पूछे कि भारत पर गजनवी के आक्रमण के कारण क्या थे, तो कारण एकमात्र था, वो था धन लूटना, न कि साम्राज्य विस्तार करना और न ही इस्लाम धर्म का विस्तार करना। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि महमूद गजनवी 971 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, जबकि वह भारत पर पहला आक्रमण करता है 1000 ईस्वी में। इस बीच देखा जाए तो लगभग 29 सालों का समय है। इस समय जब वह भारत पर आक्रमण नहीं किया तो इधर मध्य एशिया के क्षेत्र में भी, जहां पे इस्लाम धर्म की सत्ता थी, जहां के शासक मुसलमान थे, उन पर भी आक्रमण किया। यदि उसका उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना ही होता और यह उसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना ही होता, तो उसके द्वारा मध्य एशिया के क्षेत्र में किए गए आक्रमण के दौरान भी वह मुस्लिम शासकों पर या इस्लाम धर्म के अनुयायी शासकों पर आक्रमण न करता, यदि उसका उद्देश्य ये होता इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि यदि वह साम्राज्य विस्तार करना चाहता तो न उसने मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश किया, न उसने भारत में। पंजाब को केवल छोड़ दिया जाए, अभी आगे आते हैं तो डिटेल में बताते हैं, एकमात्र राज्य यदि पंजाब को छोड़ दिया जाए तो सभी उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों को उसने विजित किया, लेकिन कहीं पर भी उसने अपनी सत्ता नहीं जमाई। इन दो तर्कों से यह सिद्ध हो जाता है कि भारत पर उसके आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य कौन था? धन लूटना। इसके लिए किसी इतिहासकार ने यह लिखा है कि यदि वह गंगा और यमुना के जल को लाल किया था तो मध्य एशिया के नदियों को भी उसने लाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इससे यह सिद्ध होता है कि उसका इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना या साम्राज्य की स्थापना करना उसका कोई उद्देश्य नहीं था। अब चलते हैं। अब बात यह है कि उसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक में भारत पर कुल 17 आक्रमण किए हैं। तो इन आक्रमणों की सूची कहाँ मिलती है या इन आक्रमणों के विषय में कौन सा ऐसा स्रोत है जिससे हम आज यह इतिहास पढ़ते हैं कि भारत पर सर्वाधिक आक्रमण करने वाला जो सुल्तान था वो कोई और नहीं बल्कि गजनी का शासक महमूद गजनवी था। इसके लिए आपको एक पाश्चात्य इतिहासकार यानी पश्चिमी इतिहासकार हुए हैं हेनरी इलियट, उन्होंने ही अपनी पुस्तक में महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों की सूची प्रस्तुत की है। तो इसके 17 आक्रमण की जो सूची है, आक्रमण की सूची वो कहां मिलती है? वो मिलती है इतिहासकार हेनरी इलियट, इतिहासकार हेनरी इलियट की पुस्तक में। उन्होंने ही इसके 17 आक्रमणों की सूची प्रस्तुत किया। अब हम उसके सभी आक्रमणों को एक एक करके बताते हैं, उसके बाद मैप में भी दर्शाते हैं कि वह कौन कौन से क्षेत्र थे जहां पर उसने आक्रमण किए। चलिए बोर्ड को साफ कर लेते हैं और आप नोट कर लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में होता है और 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का पहला आक्रमण पेशावर के सीमावर्ती क्षेत्रों पर होता है। पेशावर के सीमावर्ती क्षेत्रों पर। और पेशावर के सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें तो यदि हम आपको इसके मैप में दिखाएं तो ये क्षेत्र रहा होगा, ये गजनवी का पहला आक्रमण था। इसी तरीके से हम आपको टिक करते हुए दिखाएंगे। चलिए दूसरा आक्रमण गजनवी का जो दूसरा आक्रमण होता है वो होता है 1002 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण इंपॉर्टेंट है, सभी आक्रमणों से सवाल नहीं पूछे गए हैं, पहले हम डिटेल में बता देते हैं, उसके बाद उसके किन आक्रमणों से सवाल अधिक पूछा गया है या किन आक्रमणों को नहीं पूछा गया है हम आपको इंपॉर्टेंट टिक भी लगवा देंगे। दूसरा आक्रमण उसका 1002 ईस्वी में होता है पश्चिमोत्तर प्रदेश, या तो उसको कहा जाता था सीमांत प्रदेश। इस प्रदेश का जो शासक था हिंदू शाही राजवंश का शासक जयपाल था, उसकी राजधानी थी वैहिंद या उद्भांडपुर, दोनों नाम लिख देते हैं। उसकी राजधानी यदि एग्जाम में ऑप्शन में वैहिंद होगा तो वैहिंद लगाइएगा, या राजधानी उद्भांडपुर ऑप्शन में दिया होगा तो उद्भांडपुर लगाइएगा।
वंश किस वंश का था? हिंदू शाही राजवंश का। अभी मैंने आपको बताया कि इसका पिता यानी महमूद गजनवी का पिता जो सुबुक्तगीन था वह भी हिंदू शाही राजवंश पर आक्रमण किया था। तो वही हिंदू शाही शासक उस समय भी कौन थे? जयपाल ही थे। तो इस आक्रमण में जयपाल को पराजय मिलती है और जब जयपाल पराजित होते हैं वह बार बार तुर्कों से पराजित होने के पश्चात अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और आग लगाकर आत्मदाह कर लेते हैं। इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है, भारतीय इतिहास के एकमात्र राजपूत शासक जिन्होंने आग लगाकर आत्मदाह कर लिया था। कारण क्या था? कि वह बार बार तुर्कों से पराजित होने का अपमान सहन नहीं कर सके। तो ये सेकंड आक्रमण आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा। और यहाँ से हिंदू शाही राजवंश का शासक कौन था उस समय पूछा जाता है, राजधानी कौन थी, या किसने आत्मदाह किया था, इससे भी संबंधित सवाल पूछा जाता है। यदि हम इसको मैप में देखेंगे तो ये क्षेत्र आएगा यहाँ, ये था महमूद गजनवी का सेकंड आक्रमण यानी दूसरा आक्रमण। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी का जो तीसरा आक्रमण होता है वो होगा 1004 ईस्वी में। 1004 ईस्वी में उसका यह आक्रमण उच्च पर होता है। उस समय पाकिस्तान के क्षेत्र में एक स्थान था उच्च, यहाँ का जो शासक था उसका नाम था वाजिरा। तो महमूद गजनवी का जो तीसरा आक्रमण होता है वो 1004 ईस्वी में उच्च के शासक वाजिरा पर होता है। वाजिरा पराजित होता है और वह सिंधु नदी के आसपास के जंगलों में शरण लेता है। तो अब इसको मैप में देखिए, आपको पता है तिब्बत के क्षेत्र से बहती हुई यहाँ से भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से होते हुए आधुनिक पाकिस्तान के होते हुए जाके अरब सागर में गिरने वाली नदी को ही कौन सा नदी कहा जाता है? सिंधु नदी। उसका यह तीसरा जो आक्रमण होता है वो इन क्षेत्रों पे होता है। ये था गजनवी का तीसरा आक्रमण। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। गजनवी का अब हम चौथा आक्रमण देखते हैं। गजनवी का चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में होता है और यह 1005 ईस्वी में उसका जो आक्रमण होता है वह मुल्तान पर होता है। दोस्तों, जब मैं कल आपको मोहम्मद बिन कासिम पढ़ा रहा था तो मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव पड़ा था, उन प्रभावों में भी मैंने ये बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत के एकमात्र राज्य मुल्तान में मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है। तो वही मुल्तान, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय गजनवी का आक्रमण हो रहा है, चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में, तो मुल्तान में उस समय वहां पर कौन सी सत्ता होनी चाहिए? मुस्लिम सत्ता या तुर्की सत्ता ही होनी चाहिए। तो उस समय यहाँ का मुल्तान का जो शासक था उसका नाम था दाऊद। अब यह बात उस पुरानी जो भी मैंने बताया उस बात को और क्लियर करती, यदि उसका उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना ही होता तो मुल्तान में खुद ही एक मुसलमान की सत्ता थी, तो वो चौथा आक्रमण मुल्तान पर न करता। तो मुल्तान पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक कौन सा था? दाऊद था। इसी के साथ साथ उसने चौथे आक्रमण में भटिंडा को भी शामिल किया। भटिंडा का किला मध्यकालीन इतिहास में बड़ा फेमस है। यहीं पर रजिया सुल्ताना को अल्तुनिया ने बंदी बनाया था और यहीं पर रजिया ने अल्तुनिया से विवाह भी किया था। इस भटिंडा के किले की चर्चा आएगी। इसके अलावा अभी जब मैं मोहम्मद गोरी पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी इस भटिंडा के किले की चर्चा आएगी, क्योंकि जब गजनवी और जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की सीमाएं टकराने लगती हैं तो मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया जो पहला आक्रमण था वो भटिंडा के किले पर ही होता है। मैं जब पृथ्वीराज चौहान पढ़ा रहा था तो वहां पे बताया था और कल की क्लास में फिर से बताएंगे और भटिंडा की चर्चा फिर से आएगी। लेकिन जब गजनवी ने आक्रमण किया, चौथा आक्रमण, तो मुल्तान के शासक दाऊद को भी पराजित किया और भटिंडा का उस समय शासक था आनंदपाल, उसको भी पराजित किया। अब आइए भटिंडा देखते हैं। भटिंडा कहाँ पड़ेगा मैप में? यदि मैप में आपको देखना है तो ये क्षेत्र था, यहाँ पर लगाइए टिक और इसको चौथा आक्रमण लिखिए। चलिए आगे देखते हैं। गजनवी का अब हम देखते हैं पांचवा आक्रमण। पांचवा आक्रमण उसका होता है 1007 ईस्वी में। गजनवी का पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में, वो भी पंजाब में। और पंजाब में एक जगह थी
या उस समय पंजाब में जो शासक शासन कर रहा था वो अपनी राजधानी बनाया हुआ था ओहिंद। पंजाब पे गजनवी के कई आक्रमण हुए हैं। तो 1007 में पंजाब के ओहिंद पर आक्रमण करता है और उस समय यहाँ का शासक कोई और नहीं बल्कि कौन था? सुखपाल था। सुखपाल पराजित होता है, गजनवी से संधि करता है और वह इस्लाम धर्म को कबूल करता है। तो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाला कौन शासक था? सुखपाल, जो कहाँ का था? पंजाब का था। तो ये हुए गजनवी के 5 आक्रमण। चलिए अगले आक्रमण की ओर बढ़ते हैं। गजनवी का जो 6वां आक्रमण है, गजनवी का 6वां आक्रमण होता है 1008 ईस्वी में और वह होता है नागरकोट में, नागरकोट के मंदिर में। और नागरकोट का मंदिर यदि आधुनिक स्थिति में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के आसपास है। तो चलिए अभी मैप में हमने 4था आक्रमण दिखाया, ये मैप में 5वां आक्रमण देख लीजिए और ये आक्रमण उसका यहाँ पर कौन सा है? 6वां आक्रमण ये हो गया। चलिए गजनवी का हम अब देखते हैं 7वां आक्रमण। गजनवी का जो 7वां आक्रमण है वो होता है 1009 ईस्वी में। राजस्थान के क्षेत्र में एक जगह है अलवर, अलवर आज भी राजस्थान का एक जिला है। तो ये था उसका 1009 यानी 7वां आक्रमण। चलिए आइए मैप में देखते हैं। यदि हम 7वें आक्रमण की बात करें तो गजनवी का जो 7वां आक्रमण था वो यहाँ पर होता है अलवर के स्थान पर। चलिए अब इसको हम साफ कर लेते हैं। 7 आक्रमण हो गए। इन 7 आक्रमणों में से आप दूसरा आक्रमण याद रखिएगा, चौथा आक्रमण याद रखिएगा और इसके साथ साथ फिर यदि आपको याद रखना है तो 5वां याद रखिएगा। आपसे पहला आक्रमण नहीं पूछा गया है कभी, न तीसरा पूछा गया है, न 6वां और 7वां। 3 इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण का कारण है हिंदू शाही शासक ने आत्मदाह किया था। चौथा आक्रमण इसलिए महत्वपूर्ण है कि मुल्तान के सुल्तान दाऊद पर आक्रमण करता है। और 5वां इसलिए महत्वपूर्ण है कि पंजाब के ओहिंद का जो शासक था सुखपाल, उसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। तो ये 7 आक्रमण आप नोट कर लीजिए। फिर हम ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गजनवी का हमको पढ़ना है 8वां आक्रमण। 8वां आक्रमण गजनवी का फिर से मुल्तान पर होता है और मुल्तान में उस समय भी शासक कौन सा है? दाऊद है। इस बार वह दाऊद को पराजित करता है और पराजित करने के पश्चात मुल्तान पर अब गजनी वंश की सत्ता हो जाती है। गजनी वंश की सत्ता अगर वैसे देखा जाए तो मुल्तान में अब भी मुस्लिम सत्ता थी। गजनवी के विजित करने के पश्चात भी तो मुल्तान कहाँ है? कौन सा आक्रमण इसके पहले हुआ था? चौथा। तो चौथा आक्रमण ये है। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ये आगे बढ़ते हैं। अगला आक्रमण है गजनवी का 9वां आक्रमण। 9वां आक्रमण गजनवी का होता है 1013 ईस्वी में। 1013 ईस्वी में और होता है थानेश्वर पर। वही थानेश्वर जहाँ पर पुष्यभूति वंश था। तो ये कौन सा आक्रमण है? ये है 9वां आक्रमण। अब यहाँ मैप छोटा पड़ रहा है, इसको आप समझते चलिएगा, मैं दिखा रहा हूँ। ये गजनवी का होता है 9वां आक्रमण थानेश्वर में। चलिए आगे चलें। गजनवी के 10वें आक्रमण की बात करें तो गजनवी का 10वां आक्रमण होता है 1013 ईस्वी में, मतलब उसी साल। तो 1013 ईस्वी में जो उसका 10वां आक्रमण होता है वह हिंदू शाही राजवंश पर ही होता है। लेकिन मैंने अभी बताया कि उस समय जब गजनवी का दूसरा आक्रमण हुआ था तो हिंदू शाही राजवंश की राजधानी क्या थी? उद्भांडपुर या वहिंद थी। लेकिन अब इस समय इसकी हिंदू शाही राजवंश की नई राजधानी हो जाती है। हिंदू शाही राजवंश की नई राजधानी इस समय थी कब? 1013 में। उसका नाम था नंदशाह और इस समय यहाँ का शासक जो था उसका नाम था त्रिलोचन पाल। तो ये गजनवी का था 10वां आक्रमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 11वें आक्रमण की बात करते हैं। गजनवी का 11वां आक्रमण होता है 1015 ईस्वी में कश्मीर पर और उस समय कश्मीर का शासक जो था उसका नाम था भीमपाल।
सबके नामों में पाल लगा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। त्रिलोचन पाल, जयपाल, भीमपाल, इस तरीके के नाम आ रहे हैं। तो कश्मीर में किसकी सत्ता थी उस समय? भीमपाल में। अगर इसको डिटेल में आप देखें तो भीमपाल त्रिलोचन पाल का ही पुत्र था। जब 1013 यानी 10वें आक्रमण में जब महमूद गजनवी त्रिलोचन पाल को पराजित करता है तो यही त्रिलोचन पाल भाग कर जाता है किसके पास? भीमपाल के पास। तो इसीलिए अगला जो उसने आक्रमण किया 1015 ईस्वी में वो कश्मीर के शासक भीमपाल पर ही करता है। चलिए अब हम 12वें आक्रमण की बात करते हैं। तो गजनवी का जो 12वां आक्रमण है वो होता है 1018 ईस्वी में, और 12वां आक्रमण जो 1018 ईस्वी में हुआ है वो होता है कन्नौज पर। और इस समय जो कन्नौज का शासक था वह शासक था राज्यपाल। कन्नौज के शासक का नाम था उस समय राज्यपाल। तो चलिए हम 12वें आक्रमण की यदि 9वां मैप में दिखाए हैं, 10वां आक्रमण हिंदुशाही में हुआ है, यही है, बता ही दिया गया। 11वां आक्रमण उसका यहाँ पे मैप में दर्शा लीजिए, ये कश्मीर का है। उसके बाद 12वां आक्रमण कन्नौज, कन्नौज का मतलब उत्तर प्रदेश से है, तो ये होता है उसका कौन सा? 12वां आक्रमण। तो ये कन्नौज था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि जब महमूद गजनवी, इसीलिए यह आक्रमण भी इम्पोर्टेंट में हो जाता है 12वां भी, वो इसलिए कि जब महमूद गजनवी कन्नौज पर आक्रमण करता है तो कन्नौज का शासक राज्यपाल बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर देता है। और आत्मसमर्पण जब कर देता है तो गजनवी वहाँ से धन लूटता है और धन लूट कर वापस चला जाता है। लेकिन राज्यपाल के द्वारा बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर देना, एक शासक था चंदेल वंशी शासक, चंदेल वंश मैंने आपको पढ़ाया है, तो चंदेल वंशी शासक था विद्याधर। तो इस चंदेल वंशी शासक को, चंदेल वंशीय शासक विद्याधर को यह बात नागवार गुजरती है। वो इसलिए क्योंकि राज्यपाल कन्नौज का शासक बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण किया था, इसीलिए चंदेल वंशी शासक विद्याधर आक्रमण करता है राज्यपाल पर और उसको पराजित करके मार डालता है। तो कहने का आशय ये है कि राज्यपाल की हत्या इसलिए कर दिया विद्याधर क्योंकि उसने गजनवी से बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर लिया था, बस इसी बात के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गजनवी के हम 13वें आक्रमण की बात करते हैं। तो गजनवी का जो 13वां आक्रमण है वो होता है 1020 ईस्वी में बुंदेलखंड के क्षेत्र पर, बुंदेलखंड के क्षेत्र पर। और यदि हम इसकी बात करें मैप में तो आइए देखते हैं, बुंदेलखंड का क्षेत्र ये कहा जाएगा, ये था उसका 13वां आक्रमण। चलिए 14वां देखते हैं। गजनवी का जो 14वां आक्रमण है वो होता है 1021 ईस्वी में, और 1021 ईस्वी में यह जो आक्रमण है वो ग्वालियर के क्षेत्र पर होता है, यानी ग्वालियर पर होता है। और इसके साथ साथ ग्वालियर के कालिंजर भी उसमें शामिल किया था उसने। तो जो 14वां आक्रमण 1021 ईस्वी में ग्वालियर और कालिंजर पर, और कालिंजर का किला भी बड़ा फेमस है। शेर शाह सूरी के जीवन का अंत इसी कालिंजर किले की जीत को लेकर ही हुआ था। वहां आएंगे तो इतिहास हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ग्वालियर और कालिंजर ये कौन सा आक्रमण है? 14वां। और यदि हम ग्वालियर और कालिंजर की बात करें तो ये क्षेत्र आएंगे यहाँ पर। तो ये गजनवी का था कौन सा आक्रमण? 14वां। चलिए आगे बढ़ें। अब इसको साफ कर लेते हैं तब, क्योंकि बोर्ड पे जगह है नहीं बची हुई है, नोट कर लीजिए इसको। तो इसमें आपको कौन सा याद करना है? 12वां आक्रमण इसमें महत्वपूर्ण है, आपको इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी को न भी याद करेंगे तो भी काम चल जाएगा। चलते हैं अब इसको बोर्ड साफ करके हम 15वें आक्रमण की बात करते हैं। हेडिंग लगाइए, गजनवी का 15वां आक्रमण। महमूद गजनवी का जो 15वां आक्रमण होता है दोस्तों वो होता है 1024 ईस्वी में, और यह आक्रमण भी महत्वपूर्ण है। यह आक्रमण इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने एक साथ गुजरात, अगर गुजरात का क्षेत्र देखा जाए तो ये है, पंजाब का क्षेत्र देखा जाए तो ये है, राजस्थान का क्षेत्र देखा जाए तो ये है, ये गजनवी का था 15वां आक्रमण। बल्कि इसको और इतना लेना पड़ेगा आपको, ये था गजनवी का
15वां आक्रमण। और इसी आक्रमण के दौरान उस कहाँ पर आक्रमण करता है, वो करता है जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसके अलावा गुजरात के चिकलोदर एक जगह थी, वहाँ पर उसका आक्रमण करता है, गुजरात के चिकलोदर में। और इसके साथ साथ इसी आक्रमण यानी 15वें आक्रमण के दौरान ही वह पंजाब में अपनी सत्ता जमाता है। तो गजनवी के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप यदि कहीं पर सत्ता नई तरीके से अगर इस्लाम धर्म की सत्ता स्थापित होती है या तुर्कों की सत्ता स्थापित होती है तो उसके 15वें आक्रमण के दौरान कहाँ पर होती है, पंजाब पर होती है। अब जब आप मोहम्मद गोरी पढ़ेंगे तो वो पहले आपको बताया था मैंने पिछली क्लासों में कि वो दक्षिण भारत की ओर जाना चाहता था, लेकिन जब उसे अनिलवाड़ा के शासक उस समय मूलराज द्वितीय अपनी माता नायिका देवी और अपने छोटे भाई भीम द्वितीय की सहायता से उसे जब पराजित कर देता है तो आपको ध्यान होगा वो रास्ता बदलकर पंजाब के रास्ते से घुसता है और उस समय पंजाब में गजनी वंश की ही सत्ता होगी। तो यही गजनवी स्थापित करके जब इसके उत्तराधिकारियों की सत्ता रहती है तो मोहम्मद गोरी उसको पराजित कर पंजाब पर, उसी तरीके से जिस तरीके से मुल्तान पर तुर्की सत्ता स्थापित होने के पश्चात जब गजनवी आता है तो मोहम्मद बिन कासिम के उत्तराधिकारियों से गजनी को से मुल्तान को छीन लेता है। उसी तरीके से जब मोहम्मद गोरी आएगा तो गजनी वंश के उत्तराधिकारियों से पंजाब को छीन लेगा। इसलिए यह उसका इंपॉर्टेंट आक्रमण है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है वो 16वां है। 16वां इसलिए है कि ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जितना कि उसे सभी आक्रमणों से धन नहीं प्राप्त हुआ था उतना आक्रमण उसे उसके 16वें आक्रमण से हुआ था, क्योंकि यह 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण था। सोमनाथ के मंदिर पर किया गया आक्रमण था। भारतीय इतिहास में यह सबसे फेमस था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सवाल कि गजनवी के द्वारा सबसे पहले किस मंदिर पर आक्रमण किया गया था तो जवाब सोमनाथ नहीं होगा बल्कि नागरकोट का, हिमाचल प्रदेश नागरकोट का मंदिर होगा। जबकि ये जो मंदिर पर किया गया उसका ये दूसरा आक्रमण था और सबसे फेमस था। और यह आक्रमण याद रखिएगा, मैं अभी बताया कि आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे सफल आक्रमण माना जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे सफल आक्रमण माना जाता है। अब सवाल यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था, तो आपको याद होना चाहिए 1025 में। कौन सा आक्रमण था, 16वां था, और बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से सफल तो था ही। अब इससे संबंधित अब अगला सवाल पूछा जाता है कि उस समय गुजरात में सत्ता किसकी थी, तो उस समय गुजरात में सत्ता जो थी वो चालुक्य वंश की थी या तो इनको सोलंकी वंश भी कहा जाता था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उस समय यहाँ का शासक कौन था तो आप बताइएगा इस समय यहाँ का शासक भीम प्रथम था। वही भीम प्रथम जिसके मंत्री का नाम विमल शाह था और वही विमल शाह जिसने राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर जैनियों का सबसे प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो भीम प्रथम ही उस समय शासक था। और फिर सवाल पूछता है कि सोमनाथ मंदिर के टूटने के पश्चात जब गजनवी वापस चला गया तो उस मंदिर का पुनर्निर्माण फिर किसने करवाया, तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस समय जो शासक होगा वही तो पुनर्निर्माण करवाएगा। तो उस समय शासक सोलंकी वंश का शासक भीम प्रथम था तो उसी ने ही इसका पुनर्निर्माण करवाया। चलिए अब हम लास्ट आक्रमण की बात करते हैं, 17वां आक्रमण, और वो भी यह अंतिम आक्रमण माना जाता है। और 17वां आक्रमण उसका होता है 1027 ईस्वी में। किसी किसी किताब में आपको 1026 मिल जाएगा जो पूर्णतः गलत है, आयोग 1026 नहीं मानते। तो यह भी आक्रमण उसका महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अंतिम है। और इस आक्रमण का कारण पूछा जाता है तो कारण यह था कि इसके पीछे एक कहानी सुन लीजिए। ये था कि जब गजनवी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने आ रहा था
तो भीम प्रथम के गुप्तचरों ने उसे यह सुझाव दिया कि महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को लूटने आ रहा है, तो हमको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो भीम प्रथम का मानना था कि गुजरात के सोमनाथ के मंदिर में बैठे शिवजी खुद ही इसके लिए दंडित करेंगे, किसको, महमूद गजनवी को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सोमनाथ मंदिर लूट लिया गया, तोड़ दिया गया। लेकिन जब वो सोमनाथ मंदिर को लूट कर वापस जा रहा था सिंध के रास्ते से, तो सिंध में के क्षेत्र में उस समय जो जाट जाति थी, तो इन जाटों ने उसके रास्ता रोकने का प्रयास किया था महमूद गजनवी का। वो इसलिए क्योंकि वह एक मंदिर को तोड़कर लेकर जा रहा था, मंदिर के गर्भगृह से निकाले गए सोने और चांदी को लेकर जा रहा था। तो सिंध के जाटों ने उसका रास्ता रोकने का प्रयास किया था 1025 ईस्वी में। इसके 2 साल पश्चात इन्हीं जाटों को दंडित करने के उद्देश्य से गजनवी 1027 में फिर से आक्रमण करता है और इन जाटों को दंडित करता है, जाटों को पराजित करता है, और यह गजनवी का अंतिम आक्रमण माना जाता है। तो कारण पूछा जाए तो कारण आपको यह क्लियर हो गया कि वह जाटों को दंडित करने आया था। क्यों दंडित करना चाहता था? क्योंकि जब वो सोमनाथ के मंदिर को लूटकर यहां से सोने चांदी से भरी बोरियां लेकर जा रहा था, तो जाटों ने उसका रास्ता रोकने का प्रयास किया था। तो ये रहा गजनवी के 17 आक्रमणों की सूची। लेकिन इसके साथ साथ गजनवी के आक्रमणों के अलावा गजनवी को एक योग्य सुल्तान माना गया है। इसके लिए उसके योग्यता से और उसके द्वारा किए गए कार्यों से, और इसके साथ साथ वह एक विद्वानों का आश्रयदाता भी था। तो उसके दरबार में कौन कौन विद्वान निवास करते थे, यह भी सवाल पूछा जाता है। और एक बड़ी बात यह है कि गजनवी के द्वारा भारतीय क्षेत्र में चलवाए गए कुछ सिक्के मिलते हैं, और उन सिक्कों में, गजनवी के सिक्कों में नंदी का चित्रांकन मिलता है। तो वह कौन सा शासक था जिसके सिक्कों पर नंदी का चित्रांकन मिलता है? तो नंदी का चित्रांकन मिलता है महमूद गजनवी के सिक्के पर। और लेकिन यहाँ पर आपको एक बात मैं और क्लियर कर दूं, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि लक्ष्मी के चित्रांकन के सिक्के किसके मिले हैं, किस मुसलमान शासक के, तो मोहम्मद गोरी बताइएगा। अब आपके दिमाग में ये होगा कि इस्लाम धर्म को मानने वाले क्यों एक के सिक्कों पर नंदी का चित्रांकन मिल रहा है और मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्रांकन मिल रहा है? तो इसका कारण यह था कि जब वह इन भारतीय प्रदेशों पर आक्रमण किया तो वहां से जो सिक्के मिले, तो उस सिक्कों पर नंदी के और लक्ष्मी के चित्रांकन थे। तो उनको उसने गलवाया नहीं, बल्कि उन सिक्कों पर अपनी मुहरें लगवाकर सेम का सेम चलवा दिया। इसीलिए नंदी, महमूद गजनवी के सिक्कों पर नंदी और मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्रांकन मिलता है। यह बात ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नंदी पूछा जाए तो महमूद गजनवी बताइएगा, और लक्ष्मी पूछा जाए तो मोहम्मद गोरी बताइएगा। अभी मोहम्मद गोरी का चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां से हम एक बार फिर से इस बात को रिपीट करेंगे। तो ये उसके कुछ सिक्कों से संबंधित बातें हो गई जो एग्जाम में पूछा गया है। अब हम उसके इस आक्रमण को आप नोट कर लिए हो तो साफ करते हैं। अब हम उसके द्वारा किए गए कुछ कार्यों की बात कर लेते हैं, और उसके दरबार के जो भी इतिहासकार थे, जो विद्वान थे, जो लेखक थे, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम यही बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में आने वाला पहला मुसलमान लेखक या पहला तुर्क लेखक या पहला तुर्क विद्वान अल-बरूनी को माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि भारतीय वेदों को, भारतीय पुराणों को पढ़ने वाला पहला मुसलमान अल-बरूनी था। लेकिन मैं उपनिषद नहीं कह रहा हूं। जब उपनिषदों की बात आती है तो शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह जो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, उपनिषद की बात आएगी तो ये बताइएगा। मैं इसलिए मिलते जुलते सवालों को मैं इसलिए शामिल कर लेता हूं कि मैं वेद और पुराण बता रहा हूं तो आप उपनिषद भी न मान लीजिए। नहीं, उपनिषद अगर पूछ लिया जाएगा तो उत्तर अलग हो जाएगा, और जब आपसे वेद और पुराण पूछ लिया जाएगा तो उसका उत्तर अलग होगा। तो ये जो अल-बरूनी था, अल-बरूनी वह महमूद गजनवी का दरबारी कवि था,
वो महमूद गजनवी का दरबारी कवि होने के साथ साथ गजनवी जब मध्य एशिया में आक्रमण किया था तो अलबरूनी को मध्य एशिया के किसी शासक को पराजित करके अलबरूनी को बंदी बनाकर लाया था और उसके बाद उसकी योग्यता को देखते हुए उसे अपना दरबारी कवि नियुक्त किया। और इसके साथ साथ जब वह भारत पर आक्रमण करता था तो भारत पर आक्रमण के दौरान महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत भी आया था के कई आक्रमण हुए हैं। तो 1007 में पंजाब के ओहिंद पर आक्रमण करता है और उस समय यहाँ का शासक कोई और नहीं बल्कि कौन था, सुखपाल था। सुखपाल पराजित होता है, गजनवी से संधि करता है और वह इस्लाम धर्म को कबूल करता है। तो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाला कौन शासक था, सुखपाल, जो कहाँ का था, पंजाब का था। तो ये हुए गजनवी के 5 आक्रमण। चलिए अगले आक्रमण की ओर बढ़ते हैं। गजनवी का जो 6वां आक्रमण है, गजनवी का 6वां आक्रमण होता है 1008 ईस्वी में और वह होता है नागरकोट में, नागरकोट के मंदिर में। और नागरकोट का मंदिर यदि आधुनिक स्थिति में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के आसपास है। तो चलिए अभी मैप में हमने 4था आक्रमण दिखाया, ये मैप में 5वां आक्रमण देख लीजिए और ये आक्रमण उसका यहाँ पर कौन सा है, 6वां आक्रमण ये हो गया। चलिए गजनवी का हम अब देखते हैं 7वां आक्रमण। गजनवी का जो 7वां आक्रमण है वो होता है 1009 ईस्वी में। राजस्थान के क्षेत्र में एक जगह है अलवर, अलवर आज भी राजस्थान का एक जिला है। तो ये था उसका 1009 यानी 7वां आक्रमण। चलिए आइए मैप में देखते हैं। यदि हम 7वें आक्रमण की बात करें तो गजनवी का जो 7वां आक्रमण था वो यहाँ पर होता है अलवर के स्थान पर। चलिए अब इसको हम साफ कर लेते हैं। 7 आक्रमण हो गए। इन 7 आक्रमणों में से आप दूसरा आक्रमण याद रखिएगा, चौथा आक्रमण याद रखिएगा और इसके साथ साथ फिर यदि आपको याद रखना है तो 5वां याद रखिएगा। आपसे पहला आक्रमण नहीं पूछा गया है कभी, न तीसरा पूछा गया है, न 6वां और 7वां। 3 इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण का कारण है हिंदू शाही शासक ने आत्मदाह किया था। चौथा आक्रमण इसलिए महत्वपूर्ण है कि मुल्तान के सुल्तान दाऊद पर आक्रमण करता है। और 5वां इसलिए महत्वपूर्ण है कि पंजाब के ओहिंद का जो शासक था सुखपाल, उसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। तो ये 7 आक्रमण आप नोट कर लीजिए, फिर हम ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गजनवी का हमको पढ़ना है 8वां आक्रमण। 8वां आक्रमण गजनवी का फिर से मुल्तान पर होता है और मुल्तान में उस समय भी शासक कौन सा है, दाऊद है। इस बार वह दाऊद को पराजित करता है और पराजित करने के पश्चात मुल्तान पर अब गजनी वंश की सत्ता हो जाती है। गजनी वंश की सत्ता अगर वैसे देखा जाए तो मुल्तान में अब भी मुस्लिम सत्ता थी। गजनवी के विजित करने के पश्चात भी तो मुल्तान कहाँ है, कौन सा आक्रमण इसके पहले हुआ था, चौथा। तो चौथा आक्रमण ये है। हाँ, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ये आगे बढ़ते हैं। अगला आक्रमण है गजनवी का 9वां आक्रमण। 9वां आक्रमण गजनवी का होता है 1013 ईस्वी में। 1013 ईस्वी में और होता है थानेश्वर पर। वही थानेश्वर जहाँ पर पुष्यभूति वंश था। तो ये कौन सा आक्रमण है, ये है 9वां आक्रमण। अब यहाँ मैप छोटा पड़ रहा है, इसको आप समझते चलिएगा, मैं दिखा रहा हूँ। ये गजनवी का होता है 9वां आक्रमण थानेश्वर में। चलिए आगे चलें। गजनवी के 10वें आक्रमण की बात करें तो गजनवी का 10वां आक्रमण होता है 1013 ईस्वी में, मतलब उसी साल। तो 1013 ईस्वी में जो उसका 10वां आक्रमण होता है वह हिंदू शाही राजवंश पर ही होता है। लेकिन मैंने अभी बताया कि उस समय जब गजनवी का दूसरा आक्रमण हुआ था तो हिंदू शाही राजवंश की राजधानी क्या थी,
उद्भांडुपुर या वहिंद थी, लेकिन अब इस समय इसकी हिंदू शाही राजवंश की नई राजधानी हो जाती है। हिंदू शाही राजवंश की नई राजधानी इस समय थी, कब? 1013 में। उसका नाम था नंदशाह, और इस समय यहाँ का शासक जो था उसका नाम था त्रिलोचन पाल। तो ये गजनवी का था 10वां आक्रमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 11वें आक्रमण की बात करते हैं। गजनवी का 11वां आक्रमण होता है 1015 ईस्वी में कश्मीर पर, और उस समय कश्मीर का शासक जो था उसका नाम था भीमपाल। सबके नामों में पाल लगा इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। त्रिलोचन पाल, जयपाल, भीमपाल इस तरीके के नाम आ रहे हैं। तो कश्मीर में किसकी सत्ता थी उस समय? भीमपाल में। अगर इसको डिटेल में आप देखें तो भीमपाल त्रिलोचन पाल का ही पुत्र था। जब 1013 यानी 10वें आक्रमण में जब महमूद गजनवी त्रिलोचन पाल को पराजित करता है तो यही त्रिलोचन पाल भाग कर जाता है किसके पास? भीमपाल के पास। तो इसीलिए अगला जो उसने आक्रमण किया 1015 ईस्वी में वो कश्मीर के शासक भीमपाल पर ही करता है। चलिए अब हम 12वें आक्रमण की बात करते हैं। तो गजनवी का जो 12वां आक्रमण है वो होता है 1018 ईस्वी में, और 12वां आक्रमण जो 1018 ईस्वी में हुआ है वो होता है कन्नौज पर। और इस समय जो कन्नौज का शासक था वह शासक था राज्यपाल। कन्नौज के शासक का नाम था उस समय राज्यपाल। तो चलिए हम 12वें आक्रमण की यदि 9वां मैप में दिखाए हैं। 10वां आक्रमण हिंदूशाही में हुआ है, यही है, बता ही दिया गया। 11वां आक्रमण उसका यहाँ पे मैप में दर्शा लीजिए, ये कश्मीर का है। उसके बाद 12वां आक्रमण कन्नौज, कन्नौज का मतलब उत्तर प्रदेश से है, तो ये होता है उसका कौन सा? 12वां आक्रमण। तो ये कन्नौज था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि जब महमूद गजनवी, इसीलिए यह आक्रमण भी इम्पोर्टेंट में हो जाता है 12वां भी, वो इसलिए कि जब महमूद गजनवी कन्नौज पर आक्रमण करता है तो कन्नौज का शासक राज्यपाल बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर देता है। और आत्मसमर्पण जब कर देता है तो गजनवी वहाँ से धन लूटता है और धन लूट कर वापस चला जाता है। लेकिन राज्यपाल के द्वारा बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर देना, एक शासक था चंदेल वंशी शासक, चंदेल वंश मैंने आपको पढ़ाया है, तो चंदेल वंशी शासक था विद्याधर। तो इस चंदेल वंशी शासक को, चंदेल वंशीय शासक विद्याधर को यह बात नागवार गुजरती है। वो इसलिए क्योंकि राज्यपाल कन्नौज का शासक बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण किया था, इसीलिए चंदेल वंशी शासक विद्याधर आक्रमण करता है राज्यपाल पर और उसको पराजित करके मार डालता है। तो कहने का आशय ये है कि राज्यपाल की हत्या इसलिए कर दिया विद्याधर क्योंकि उसने गजनवी से बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर लिया था, बस इसी बात के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गजनवी के हम 13वें आक्रमण की बात करते हैं। तो गजनवी का जो 13वां आक्रमण है वो होता है 1020 ईस्वी में बुंदेलखंड के क्षेत्र पर, बुंदेलखंड के क्षेत्र पर। और यदि हम इसकी बात करें मैप में तो आइए देखते हैं, बुंदेलखंड का क्षेत्र ये कहा जाएगा, ये था उसका 13वां आक्रमण। चलिए 14वां देखते हैं। गजनवी का जो 14वां आक्रमण है वो होता है 1021 ईस्वी में, और 1021 ईस्वी में यह जो आक्रमण है वो ग्वालियर के क्षेत्र पर होता है, यानी ग्वालियर पर होता है। और इसके साथ साथ ग्वालियर के कालिंजर भी उसमें शामिल किया था उसने। तो जो 14वां आक्रमण 1021 ईस्वी में ग्वालियर और कालिंजर पर, और कालिंजर का किला भी बड़ा फेमस है। शेर शाह सूरी के जीवन का अंत इसी कालिंजर किले की जीत को लेकर ही हुआ था। वहां आएंगे तो इतिहास हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ग्वालियर और कालिंजर ये कौन सा आक्रमण है? 14वां। और यदि हम ग्वालियर और कालिंजर की बात करें तो ये क्षेत्र आएंगे यहाँ पर। तो ये गजनवी का था कौन सा आक्रमण? 14वां। चलिए आगे बढ़ें। अब इसको साफ कर लेते हैं तब, क्योंकि बोर्ड पे जगह है नहीं बची हुई है, नोट कर लीजिए इसको।
तो इसमें आपको कौन सा याद करना है, 12वां आक्रमण इसमें महत्वपूर्ण है, आपको इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी को न भी याद करेंगे तो भी काम चल जाएगा। चलते हैं अब इसको बोर्ड साफ करके हम 15वें आक्रमण की बात करते हैं। हेडिंग लगाइए, गजनवी का 15वां आक्रमण। महमूद गजनवी का जो 15वां आक्रमण होता है दोस्तों, वो होता है 1024 ईस्वी में। और यह आक्रमण भी महत्वपूर्ण है। यह आक्रमण इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने एक साथ गुजरात, अगर गुजरात का क्षेत्र देखा जाए तो ये है, पंजाब का क्षेत्र देखा जाए तो ये है, राजस्थान का क्षेत्र देखा जाए तो ये है, ये गजनवी का था 15वां आक्रमण। बल्कि इसको और इतना लेना पड़ेगा आपको, ये था गजनवी का 15वां आक्रमण। और इसी आक्रमण के दौरान उस कहाँ पर आक्रमण करता है, वो करता है जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसके अलावा गुजरात के चिकलोदर एक जगह थी, वहाँ पर उसका आक्रमण करता है, गुजरात के चिकलोदर में। और इसके साथ साथ इसी आक्रमण यानी 15वें आक्रमण के दौरान ही वह पंजाब में अपनी सत्ता जमाता है। तो गजनवी के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप यदि कहीं पर सत्ता नई तरीके से, अगर इस्लाम धर्म की सत्ता स्थापित होती है या तुर्कों की सत्ता स्थापित होती है, तो उसके 15वें आक्रमण के दौरान कहाँ पर होती है, पंजाब पर होती है। अब जब आप मोहम्मद गोरी पढ़ेंगे तो वो पहले आपको बताया था मैंने पिछली क्लासों में कि वो दक्षिण भारत की ओर जाना चाहता था, लेकिन जब उसे अनिलवाड़ा के शासक उस समय मूलराज द्वितीय अपनी माता नायिका देवी और अपने छोटे भाई भीम द्वितीय की सहायता से उसे जब पराजित कर देता है, तो आपको ध्यान होगा वो रास्ता बदलकर पंजाब के रास्ते से घुसता है। और उस समय पंजाब में गजनी वंश की ही सत्ता होगी। तो यही गजनवी स्थापित करके जब इसके उत्तराधिकारियों की सत्ता रहती है तो मोहम्मद गोरी उसको पराजित कर पंजाब पर, उसी तरीके से जिस तरीके से मुल्तान पर तुर्की सत्ता स्थापित होने के पश्चात जब गजनवी आता है तो मोहम्मद बिन कासिम के उत्तराधिकारियों से गजनी को से मुल्तान को छीन लेता है। उसी तरीके से जब मोहम्मद गोरी आएगा तो गजनी वंश के उत्तराधिकारियों से पंजाब को छीन लेगा। इसलिए यह उसका इंपॉर्टेंट आक्रमण है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है वो 16वां है। 16वां इसलिए है कि ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जितना कि उसे सभी आक्रमणों से धन नहीं प्राप्त हुआ था, उतना आक्रमण उसे उसके 16वें आक्रमण से हुआ था, क्योंकि यह 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण था। सोमनाथ के मंदिर पर किया गया आक्रमण था। भारतीय इतिहास में यह सबसे फेमस था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सवाल कि गजनवी के द्वारा सबसे पहले किस मंदिर पर आक्रमण किया गया था, तो जवाब सोमनाथ नहीं होगा, बल्कि नागरकोट का, हिमाचल प्रदेश नागरकोट का मंदिर होगा। जबकि ये जो मंदिर पर किया गया उसका ये दूसरा आक्रमण था और सबसे फेमस था। और यह आक्रमण याद रखिएगा, मैं अभी बताया कि आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे सफल आक्रमण माना जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे सफल आक्रमण माना जाता है। अब सवाल यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था, तो आपको याद होना चाहिए 1025 में। कौन सा आक्रमण था, 16वां था। और बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से सफल तो था ही। अब इससे संबंधित अब अगला सवाल पूछा जाता है कि उस समय गुजरात में सत्ता किसकी थी, तो उस समय गुजरात में सत्ता जो थी वो चालुक्य वंश की थी, या तो इनको सोलंकी वंश भी कहा जाता था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उस समय यहाँ का शासक कौन था, तो आप बताइएगा इस समय यहाँ का शासक भीम प्रथम था। वही भीम प्रथम जिसके मंत्री का नाम विमल शाह था, और वही विमल शाह जिसने राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर जैनियों का सबसे प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो भीम प्रथम ही उस समय शासक था। और फिर सवाल पूछता है कि सोमनाथ मंदिर के टूटने के पश्चात जब गजनवी वापस चला गया तो उस मंदिर का पुनर्निर्माण फिर किसने करवाया, तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय जो शासक होगा वही तो पुनर्निर्माण करवाएगा। तो उस समय शासक सोलंकी वंश का शासक भीम प्रथम था, तो उसी ने ही इसका पुनर्निर्माण करवाया।
चलिए अब हम लास्ट आक्रमण की बात करते हैं, 17वां आक्रमण, और वो भी यह अंतिम आक्रमण माना जाता है। और 17वां आक्रमण उसका होता है 1027 ईस्वी में। किसी किसी किताब में आपको 1026 मिल जाएगा, जो पूर्णतः गलत है, आयोग 1026 नहीं मानते। तो यह भी आक्रमण उसका महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अंतिम है। और इस आक्रमण का कारण पूछा जाता है, तो कारण यह था कि इसके पीछे एक कहानी सुन लीजिए। यह था कि जब गजनवी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने आ रहा था, तो भीम प्रथम के गुप्तचरों ने उसे यह सुझाव दिया कि महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को लूटने आ रहा है, तो हमको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो भीम प्रथम का मानना था कि गुजरात के सोमनाथ के मंदिर में बैठे शिवजी खुद ही इसके लिए दंडित करेंगे, किसको, महमूद गजनवी को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सोमनाथ मंदिर लूट लिया गया, तोड़ दिया गया। लेकिन जब वो सोमनाथ मंदिर को लूट कर वापस जा रहा था सिंध के रास्ते से, तो सिंध में के क्षेत्र में उस समय जो जाट जाति थी, तो इन जाटों ने उसके रास्ता रोकने का प्रयास किया था महमूद गजनवी का। वो इसलिए क्योंकि वह एक मंदिर को तोड़कर लेकर जा रहा था, मंदिर के गर्भगृह से निकाले गए सोने और चांदी को लेकर जा रहा था। तो सिंध के जाटों ने उसका रास्ता रोकने का प्रयास किया था 1025 ईस्वी में। इसके 2 साल पश्चात इन्हीं जाटों को दंडित करने के उद्देश्य से गजनवी 1027 में फिर से आक्रमण करता है और इन जाटों को दंडित करता है, जाटों को पराजित करता है। और यह गजनवी का अंतिम आक्रमण माना जाता है। तो कारण पूछा जाए तो कारण आपको यह क्लियर हो गया कि वह जाटों को दंडित करने आया था। क्यों दंडित करना चाहता था? क्योंकि जब वो सोमनाथ के मंदिर को लूटकर यहां से सोने चांदी से भरी बोरियां लेकर जा रहा था, तो जाटों ने उसका रास्ता रोकने का प्रयास किया था। तो ये रहा गजनवी के 17 आक्रमणों की सूची। लेकिन इसके साथ साथ गजनवी के आक्रमणों के अलावा गजनवी को एक योग्य सुल्तान माना गया है। इसके लिए उसके योग्यता से और उसके द्वारा किए गए कार्यों से, और इसके साथ साथ वह एक विद्वानों का आश्रयदाता भी था। तो उसके दरबार में कौन कौन विद्वान निवास करते थे, यह भी सवाल पूछा जाता है। और एक बड़ी बात यह है कि गजनवी के द्वारा भारतीय क्षेत्र में चलवाए गए कुछ सिक्के मिलते हैं, और उन सिक्कों में, गजनवी के सिक्कों में नंदी का चित्रांकन मिलता है। तो वह कौन सा शासक था जिसके सिक्कों पर नंदी का चित्रांकन मिलता है? तो नंदी का चित्रांकन मिलता है महमूद गजनवी के सिक्के पर। और लेकिन यहाँ पर आपको एक बात मैं और क्लियर कर दूं, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि लक्ष्मी के चित्रांकन के सिक्के किसके मिले हैं, किस मुसलमान शासक के, तो मोहम्मद गोरी बताइएगा। अब आपके दिमाग में ये होगा कि इस्लाम धर्म को मानने वाले क्यों एक के सिक्कों पर नंदी का चित्रांकन मिल रहा है और मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्रांकन मिल रहा है? तो इसका कारण यह था कि जब वह इन भारतीय प्रदेशों पर आक्रमण किया, तो वहां से जो सिक्के मिले, तो उस सिक्कों पर नंदी के और लक्ष्मी के चित्रांकन थे। तो उनको उसने गलवाया नहीं, बल्कि उन सिक्कों पर अपनी मोहरें लगवाकर सेम का सेम चलवा दिया। इसीलिए नंदी, महमूद गजनवी के सिक्कों पर नंदी और मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्रांकन मिलता है। यह बात ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नंदी पूछा जाए तो महमूद गजनवी बताइएगा, और लक्ष्मी पूछा जाए तो मोहम्मद गोरी बताइएगा। अभी मोहम्मद गोरी का चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां से हम एक बार फिर से इस बात को रिपीट करेंगे। तो ये उसके कुछ सिक्कों से संबंधित बातें हो गई जो एग्जाम में पूछा गया है। अब हम उसके इस आक्रमण को आप नोट कर लिए हो तो साफ करते हैं। अब हम उसके द्वारा किए गए कुछ कार्यों की बात कर लेते हैं, और उसके दरबार के जो भी इतिहासकार थे, जो विद्वान थे, जो लेखक थे, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम यही बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में आने वाला पहला मुसलमान लेखक या पहला तुर्क लेखक या पहला तुर्क विद्वान अल-बरूनी को माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि भारतीय वेदों को, भारतीय पुराणों को पढ़ने वाला पहला मुसलमान अल-बरूनी था।
लेकिन मैं उपनिषद नहीं कह रहा हूं। जब उपनिषदों की बात आती है तो शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह जो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, उपनिषद की बात आएगी तो ये बताइएगा। मैं इसलिए मिलते जुलते सवालों को मैं इसलिए शामिल कर लेता हूं कि मैं वेद और पुराण बता रहा हूं तो आप उपनिषद भी न मान लीजिए। नहीं, उपनिषद अगर पूछ लिया जाएगा तो उत्तर अलग हो जाएगा, और जब आपसे वेद और पुराण पूछ लिया जाएगा तो उसका उत्तर अलग होगा। तो ये जो अल-बरूनी था, अल-बरूनी वह महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। वो महमूद गजनवी का दरबारी कवि होने के साथ साथ गजनवी जब मध्य एशिया में आक्रमण किया था तो अल-बरूनी को मध्य एशिया के किसी शासक को पराजित करके अल-बरूनी को बंदी बनाकर लाया था, और उसके बाद उसकी योग्यता को देखते हुए उसे अपना दरबारी कवि नियुक्त किया। और इसके साथ साथ जब वह भारत पर आक्रमण करता था तो भारत पर आक्रमण के दौरान महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत भी आया था। इसीलिए मैंने अभी कहा कि भारत आने वाला पहला लेखक, मुसलमान लेखक या पहला मुसलमान विद्वान कौन माना जाता है? अल-बरूनी माना जाता है, जो गजनवी के आक्रमण के दौरान भारत आया था। इसने भारत में आकर भारतीय वेदों का और भारतीय पुराणों का भी अध्ययन किया था। इसके साथ साथ इसने भारत में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, उसने उसे एक पुस्तक में संकलित किया। तो अल-बरूनी के पुस्तक का नाम था तहकीक-ए-हिंद, या इसी पुस्तक का एक और नाम मिलता है किताबुल हिंद। तो चाहे किताबुल हिंद नामक पुस्तक के लेखक पूछा जाए, चाहे आपसे तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक के लेखक को पूछा जाए, तो आप अल-बरूनी ही बताइएगा। इस पुस्तक में अल-बरूनी ने भारत की सामाजिक दशा का भी बड़ा सजीव वर्णन किया है। उसने इस पुस्तक में भारतीय राजपूतों के पराजय के कारण का उल्लेख किया है। उसने इस पुस्तक में भारत की में चल रही छुआछूत का उल्लेख किया है। उसने इस पुस्तक में यह भी कहा है कि यहाँ के ब्राह्मण समुदाय के या ब्राह्मण जाति के लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते थे। इस बात का उल्लेख भी इसने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद में किया था। ये कौन लिख रहा है? अल-बरूनी। तो अल-बरूनी के विषय में आप इतना जानिए कि महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? तो उसका दरबारी कवि अल-बरूनी था। उसे वह विजित करके लाया था, उसे वह बंदी बनाकर लाया था। कहां से? मध्य एशिया के किसी क्षेत्र से। वह भारत भी आया था। वेद पुराण का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान माना जाता है। पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक में भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे इस पुस्तक में संकलित किया है, और ज्यादा फोकस इसने भारत की सामाजिक दशा, ऊंच नीच, छुआछूत, राजपूतों के पराजय के कारण आदि की चर्चा किया है। तो ये उसका एक कवि के, महमूद गजनवी के एक दरबारी व्यक्ति की चर्चा हो गई। चलिए, उसका एक और दरबारी व्यक्ति था जिसका नाम था उतबी। चलिए अगला नाम नोट करिए आप लोग, उतबी। दूसरा व्यक्ति है उतबी। यह जो उतबी था, यह गजनवी का शाही इतिहासकार था। यानी गजनवी के इतिहास को लिखने वाला कौन व्यक्ति था उस समय? उतबी था। तो उतबी किसके दरबार को सुशोभित करता था? महमूद गजनवी के दरबार को। और महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार कौन था? तो वो कौन था? उतबी। चलिए अगला व्यक्ति आता है। ये सेकंड हो गया। फर्स्ट मैंने आपको अभी अल-बरूनी के विषय में बता ही दिया, ये हो गया। चलिए अब तीसरा व्यक्ति जो आता है वो है बैहाकी। बैहाकी को एक उपमा दी गई है, पूर्व का पेप्स। तो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरीके से, जिस तरीके से आपको पता है कि अमीर खुसरो को तुतिये हिंद कहा जाता है, उसी तरीके से बैहाकी को पूर्व का पेप्स कहा जाता है। यह विद्वान भी महमूद गजनवी के दरबार में रहता था, और इसकी एक पुस्तक है। उसने एक पुस्तक लिखा था, तारीख-ए-सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन नाम भूलना नहीं चाहिए। सुबुक्तगीन कौन था? महमूद गजनवी का पिता था। इस पुस्तक का लेखक, तारीख-ए-सुबुक्तगीन नामक पुस्तक का लेखक कौन था? बैहाकी। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान, बड़ा प्रसिद्ध विद्वान भी निवास करता था, जिसका नाम था फिरदौसी।
और यह फिरदौसी जो था इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है शाहनामा, और शाहनामा पुस्तक भी बड़ी फेमस है। यह इसकी पुस्तक थी शाहनामा की, फिरदौसी की। और फिरदौसी को एक बड़ी बात आप जान लीजिए कि फारसी भाषा का जनक भी माना जाता है। तो फारसी भाषा का जनक किसे माना जाता है? तो फारसी भाषा का जनक फिरदौसी को माना जाता है। ये चार महत्वपूर्ण विद्वानों के नाम याद रखिए, अलबरूनी, उतबी, बैहाकी और कौन से हैं? फिरदौसी हैं। चलिए इसको हम साफ करते हैं, फिर आगे एक दो लाइन और महमूद गजनवी के विषय में देखते हैं। इसके अलावा महमूद गजनवी ने गजनी में कई निर्माण कार्य भी किए थे। जैसे उसने बांधों का भी निर्माण करवाया था। उसने बांधों के निर्माण के अलावा एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना करवाई थी। तो ये कुछ तमाम उसके निर्माण कार्य हैं, जिससे ये भी सिद्ध होता है कि जहां उसने भारत पर बार बार आक्रमण करके यहाँ के धन को लूटा खसोटा, उस तरीके से उसने विद्वानों को आश्रय भी दिया और कुछ निर्माण काम भी उसने करवाए हैं। तो अब महमूद गजनवी के हम शासन काल की बात कर लेते हैं। तो अभी हमने बताया 971 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 1030 ईस्वी तक वह गद्दी पर था। अगर हम इसको जोड़ लिया जाए तो 29 और 30 यानी कि उसने कुल लगभग 59 सालों तक गजनी पर शासन किया। और इसके पश्चात यानी महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे गजनी वंश कमजोर होता गया। इसका प्रमुख कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी। और अंततः गजनी पर, गजनी के ही बगल एक जगह थी गोर प्रदेश, और गोर प्रदेश के शासक जहां से मोहम्मद गोरी आता है, उन शासकों ने गजनी पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और मोहम्मद गोरी गजनी का शासक भी बनता है। कैसे बनेगा ये हम अगली क्लास में बताएंगे। फिर गजनी से ही वह आक्रमण करते हुए किसी पहुंचते पहुंचते पंजाब पहुंचता है और पंजाब से भी गजनी वंश की सत्ता का अंत करता है। तो ये हुआ पूरा महमूद गजनवी के आक्रमणों का इतिहास। और थोड़ा बहुत यदि हम प्रभाव की चर्चा करें तो मैंने कल ही बताया था कि महमूद गजनवी के आक्रमण का सबसे बड़ा परिणाम ये था कि महमूद गजनवी ने देश को इतना लूटा, इतना धन लूटा कि उसका सबसे नकारात्मक प्रभाव देश पर आर्थिक पड़ा। इसके साथ साथ उसने भारतीय शासकों की यह भी पोल खोल दिया कि इतने एक एक मजबूत होनहार शासक थे, फिर भी 17 आक्रमण गजनवी ने किया, किसी ने भी गजनवी को पराजित नहीं करने की जरूरत की। इसके साथ साथ गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कमजोर होती है और यह भारतीय राजाओं में एक तुर्क शासकों के प्रति एक भय का माहौल होता है और इसका फायदा मोहम्मद गोरी को बाकायदा मिलता है। और मोहम्मद गोरी फिर देश को विजित करता है, उत्तर भारत के कई राज्यों को विजित करता है और अंततः भारत में 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में भारत के प्रथम तुर्क शासक या प्रथम तुर्की सत्ता के रूप में गुलाम वंश या दास वंश की नींव पड़ती है। तो ये सारे रहे महमूद गजनवी के आक्रमणों के परिणाम। ठीक है, तो यह वीडियो हम यहीं से समाप्त करते हैं। जो भी आपके सवाल हो आप सवाल कमेंट बॉक्स में पूछिए। कुछ बच्चे हम लोगों के पास मैसेज करते हैं कि सब बड़ी अच्छी क्लास थी या इस क्लास में ये कमी थी। जो कुछ भी आपका सुझाव हो, जो कुछ भी आपके सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ताकि हो सकता है जो सवाल आप पूछना चाहते हैं, पूछ रहे हैं, वही सवाल कोई और पूछना चाहता है। जब हम इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे तो सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ जितने हमारे हम लोगों को से ये क्लास पढ़ने वाले लोग हैं वो तो कंटिन्यू वीडियो देख ही रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब भी कर चुके हैं। लेकिन अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा, मैं बार बार कहता हूँ, शेयर करिए। जितना ज्यादा से शेयर करेंगे उतना भी हम लोगों को भी उसका फायदा होगा और आप लोगों को तो लाभ उसका होगा ही। तो ठीक है, यहीं से हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अपने सवालों को कमेंट में कभी पूछिए। न पसंद आए तो कमेंट में लिखिएगा कि सर ये क्लास आपकी नहीं पसंद आई, और यदि पसंद आती है तो शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।